हम जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि राहु और चंद्रमा की युति, राहु और चंद्रमा की युति के बारे में आज हम समझना है। पहले मैं इसका एक मिथ आपको बताता हूँ। जब देवासुर संग्राम हुए तो सबसे पहले देव और असुर ने आपस में प्लानिंग की और उन्होंने क्या करना था, समुद्र मंथन करना था। तो समुद्र मंथन से जो जो रत्न या जो बहुमूल्य चीजें वहां से जब निकलेगी, उनको आधा आधा देव और असुर के बीच में बंटवारा करना था। तो अब सबसे पहले समुद्र मंथन में कोलाहल विष निकला और उस कोलाहल विष को ग्रहण करने वाला कोई नहीं था। तो सभी देवता और असुर ने भगवान शिव जी से निवेदन किया कि हे शिव जी, आप इस कोलाहल को आप ग्रहण करिए। तो शिव जी तो बहुत भोले हैं, तो भाई जो और लोगों के लिए जो ग्राह्य नहीं है उसको भगवान भोलेनाथ को दे देते हैं, क्योंकि इसलिए भोलेनाथ कहलाते हैं। तो कोलाहल विष को भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में उसको धारण किए और नीलकंठ कहलाए। फिर समुद्र मंथन हुआ, अमृत कलश निकले समुद्र मंथन से। फिर उसको भी देवता और असुरों के बीच में तो समान रूप से बंटवारा होना था, लेकिन देवताओं ने असुरों के साथ षड्यंत्र किए और अमृत देवताओं के भाग में या देवताओं को पिलाने का निर्णय लिया गया देवताओं के द्वारा। तो अब अपने योजना के अनुसार भगवान विष्णु विश्व मोहिनी अवतार लिए और उस अमृत के घड़ा को अपने हाथ में लेकर के वो देवताओं को तो अमृत पिलाते थे, लेकिन अपने माया से असुरों को भ्रमित करके वो जो है उनको नॉर्मल पानी पिलाते थे। तो इसी समय स्वरभानु नाम का जो दैत्य है, जो असुरों का सेनापति था, उसको उसके मन में संदेह हुआ कि हमारे साथ कुछ न कुछ अनीति या अन्याय हो रहा है। तो उन्होंने भाप लिया और भापने के बाद वो चंद्रमा का रूप धारण कर लिए। राहु ने चंद्रमा का रूप धारण करके वो देवता के ही साइड में जाके एक कोने में बैठ गए। अब भगवान विष्णु नॉर्मल पानी पिलाते थे असुरों को और अमृत के घड़ा को अपने माया से वो देवताओं को पिलाते थे। तो भानु, चूंकि वृषभानु नामक दैत्य जो है बहुत बुद्धिमान, सुपर विजडम, सुपर इंटेलिजेंसी का कारक, तो वो चंद्रमा का भेष बदल के देवता के साइड में जाके बैठ गए। और क्योंकि वो भी मायापति है, भगवान विष्णु भी मायापति है, और राहु की जो एंटिटी है, राहु की जो उत्पत्ति है, वो भगवान विष्णु से ही हुआ है। राहु को बनाने के लिए ही भगवान विष्णु विश्व मोहिनी अवतार धारण किए। तो वृषभानु नामक दैत्य जो है चंद्रमा का रूप धारण करके देवता के स्थान में जाके बैठ गया। और देवता के स्थान में जब भगवान विष्णु देवताओं को अमृत बांट रहे थे, तो भगवान विष्णु भी कुछ समय के लिए चकित हो गए राहु को देख के, और राहु को भी भगवान विष्णु ने अमृत पान करा दिया, क्योंकि ये तो उनकी ही माया थी कि राहु केतु नामक दो एंटिटी बनाना है। तो अब राहु जो है अमृत को पान कर लिया। अब उसके बाद चंद्रमा और सूर्य ने उसका विरोध किया कि प्रभु, आपने तो असुरों के सेनापति वृषभानु को आपने अमृत पिला दिया गलती से। तो चंद्रमा और सूर्य ने जैसे ही शिकायत की भगवान विष्णु से, तो भगवान विष्णु अपने मूल स्वरूप में आके सुदर्शन चक्र राहु की तरफ छोड़ दिए, वृषभानु की तरफ छोड़ दिए। और वृषभानु को उन्होंने दो एंटिटी के रूप में हम उसको कंसीडर करते हैं। उसका सिर वाला जो भाग है वो राहु है और धड़ वाला जो भाग है वो केतु है। तो राहु जो है और केतु जो है, ये दो एंटिटी जो है वो निर्मित हुआ। और इसी वजह से राहु एंटिटी और केतु एंटिटी, इन दोनों को चंद्रमा और सूर्य के अक्ष के कटान बिंदु है। तो इस कारण से, इस वजह से राहु और केतु नामक जो एक्सिस है, जो एंटिटी है ना, उसकी उत्पत्ति हुई।
अब हम राहु के बारे में कंसीडर करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हम राहु को समझ गए, राहु की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अब हम चंद्रमा की कहानी के बारे में, इसके पीछे जो मिथ है, इसके पीछे जो पौराणिक कहानी है, उसके बारे में आपसे चर्चा करते हैं। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा बुध के पिता है। चंद्रमा जिसकी पत्नी दक्ष, राजा दक्ष की 27 पत्नियों में रोहिणी नाम की जो उसकी पत्नी थी, उनसे सबसे ज्यादा स्नेह करते थे। यह 27 पुत्रियों के, उनके 27 पुत्रियों में सबसे ज्यादा स्नेह और प्रेम जो है वो रोहिणी से करते थे चंद्रदेव। इसलिए शास्त्रकारों ने रोहिणी नक्षत्र में ही चंद्रमा को उच्च के रखे गए हैं। वृष राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, रोहिणी नक्षत्र में। अब रोहिणी नक्षत्र से मन नहीं भरा तो राजा दक्ष की 27 कन्याओं के साथ वो ज्यादा समय स्पेंड नहीं करते थे। वो ज्यादा समय जो है वो रोहिणी के साथ स्पेंड करते थे। तो बाकी के जो 26 कन्याएं थी राजा दक्ष के, उन्होंने जाके राजा दक्ष से इसकी शिकायत कर दी कि चंद्रमा ने केवल रोहिणी से ज्यादा वो समय बिताते हैं, हमारे पास वो समय नहीं बिताते। तो जब ये बात राजा दक्ष को पता चली तो राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया। ये श्राप दिया कि आप क्षय हो जाओ। इसलिए जो बढ़ता हुआ जो चंद्रमा है उसको हम पूर्णिमा कहते हैं, और जो चंद्रमा घटता हुआ जो चंद्रमा है, पूर्णिमा के बाद पूर्णिमा से अमावस्या और अमावस्या से पूर्णिमा, घटता हुआ और बढ़ता हुआ चंद्रमा। तो बढ़ता हुआ चंद्रमा को हम पॉजिटिव साइड से लेते हैं, और जो घटता हुआ जो चंद्रमा होता है ना, उसे हम निगेटिव साइड से उसको कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से चंद्रमा की जो है वो उत्पत्ति हुई। अब चंद्रमा का मन यहाँ तक 27 राजा दक्ष की 27 कन्या के अलावा उसका मन देवगुरु बृहस्पति की पत्नी के तरफ भी चला गया। इसलिए चंद्रमा की जो एंटिटी है उसको हम बहुत ज्यादा चंचलता से उसको हम लेते हैं, कंसीडर करते हैं। चंद्रमा का जो कारक होता है वो पानी होता है। आपने समुद्र को देखा होगा कि पूर्णिमा के समय चंद्रमा का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल होता है। इस वजह से चंद्रमा जो है वो समुद्र के पानी को क्या करता है, अपने तरफ आकर्षित करता है। इस कारण समुद्र में ज्वार और भाटा की उत्पत्ति होती है। लेकिन अमावस्या के समय समुद्र शांत रहता है, क्योंकि चंद्रमा का जो क्षेत्रफल है वो बहुत कम होता है, चंद्रमा दिखाई नहीं देता। इस वजह से समुद्र जो है वो शांत होता है। तो सेम इसी प्रकार पूर्णिमा के दिन हमारे शरीर में भी 70 से 80% जो है वो क्या है, पानी है, वाटर मीडिया है। तो पूर्णिमा के दिन ही हमारे शरीर का जो संपूर्ण भाग होता है, जो वाटरी एलिमेंट होता है हमारे बॉडी का, वो वाटरी एलिमेंट को ये चंद्रमा अपने तरफ आकर्षित करता है। तो उस वाटरी एलिमेंट को चंद्रमा आकर्षित करने के वजह से उसी दिन सबसे ज्यादा पागलपन का दौरा लोगों को पड़ता है। मेंटल जो पेशेंट है वो सबसे ज्यादा पूर्णिमा के दिन ही आपको देखने को मिलेगा। अगर पूर्णिमा के दिन अगर आप मेंटल हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको मेंटल जो पेशेंट है उसकी संख्या जो है वो ज्यादा अधिक आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसके पीछे साइंस है ना। चंद्रमा की वो शक्ति है, एक चुंबकीय आकर्षण शक्ति है, जो पानी को क्या करता है, आकर्षित करता है। हमारे बॉडी का जो लिक्विड सब्सटेंस, क्या क्या लिक्विड है, हार्मोन्स है लिक्विड फॉर्म में, हमारे बॉडी में ब्लड है लिक्विड फॉर्म में, हमारे बॉडी में पानी है लिक्विड फॉर्म में, और भी बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी लिक्विड फॉर्म में ही हमारे बॉडी में क्या है, प्रेजेंट है। तो इनको वो क्या करता है, वो अपने तरफ क्या है, आकर्षित करता है। जो हमारे बॉडी की जो लिक्विडिटी होती है उसको आकर्षित करता है। इस वजह से जो मेंटल जो केस है वो बढ़ जाता है, मेंटल पेशेंट की संख्या बढ़ जाती है। चलिए अब हम मूल टॉपिक पे लौट के आते हैं कि आज हम आपको बताएंगे राहु और मून का कंजक्शन। तो राहु और मून को हम बहुत ही आसान भाषा में पौराणिक कथाओं के माध्यम से अभी आपको हमने बताया। अब देखते हैं कि राहु की क्या नैसर्गिक प्रकृति होती है। मैंने बहुत से वीडियो में राहु के बारे में आपको बता चुका हूँ। राहु जो होता है वो सुपर विजडम होता है, सुपर इंटेलिजेंस होता है। राहु जो होता है वो एक भ्रम है, राहु एक माया जाल है, राहु जो है छद्म है,
राहु जो है वो झूठ है, राहु फरेब है, राहु पाखंड है, राहु बहरूपिया है, राहु गैर सामाजिक है, राहु गैर परंपरावादी है, और राहु जो है वेल प्लानर है, बहुत जबरदस्त प्लानिंग करने वाला प्लेनेट है। और राहु के पास वो ज्ञान है कि भगवान विष्णु के हाथ में जो मृत संजीवनी विद्या है ना, उसका ज्ञान केवल राहु को है। जो अमृत कलश लेके खड़े हुए भगवान विष्णु, उसका ज्ञान केवल राहु को ही है। बाकी कोई ऐसा असुर नहीं है जिसको वो अमृत कुंड का भान हो, उसका ज्ञान हो। तो राहु को इसलिए सुपर विजडम और सुपर इंटेलिजेंसी से उसको कंसीडर किया जाता है। चंद्रमा के बारे में मैंने बताया, चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा हमारे शरीर की जो वाटर लिक्विडिटी है। चंद्रमा से हम बुद्धि का भी विचार करते हैं, क्योंकि चंद्रमा बुध के पिता है, इसलिए बुद्धि का भी हम चंद्रमा से विचार करते हैं। चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा से मानसिक शांति का विचार किया जाता है, चंद्रमा से माता का विचार किया जाता है, चंद्रमा से जितना लिक्विडिटी हमारी बॉडी में ब्लड हो गया, हार्मोन्स हो गए, उसको चंद्रमा से ही कंसीडर करते हैं। महिलाओं में होने वाला मासिक धर्म भी, उसका भी संबंध चंद्रमा से होता है। तो इस तरह से अब इस दोनों की कंजक्शन अगर हमारे कुंडली में अगर निर्मित होती है तो उसको हम कैसे फलित करते हैं। तो चलिए आइए आज हम चंद्रमा और राहु की जो कंजक्शन है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। आप सभी कालपुरुष का कुंडली आप चाहो तो आप बना सकते हैं। कालपुरुष की कुंडली में हम आपको आज राहु और मून का कंजक्शन जो है वो बताने जा रहे हैं। मैं कालपुरुष की कुंडली बनाया हूं, आप लोग भी चाहो तो बना सकते हो। अब मेष लगन की कुंडली में हम राहु और चंद्रमा की जो कंजक्शन है उसके 12वें भाव में वो क्या क्या फल दे सकते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये मेष लगन की कुंडली है और हम राहु और चंद्रमा की युति को यदि लग्न में स्थापित करते हैं तो उसको हम कैसे फलित करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि इफ लग्न के लिए, मेष लग्न के लिए कौन कौन ग्रह कारक है और कौन कौन ग्रह अकारक है। तो सबसे पहले हम चंद्रमा की बात करते हैं। तो चंद्रमा इस कुंडली के लिए क्या है, केंद्र भाव का स्वामी है। तो केंद्र भाव का स्वामी होने की वजह से चंद्रमा की और कोई दूसरी राशि कहीं नहीं पड़ रही है, त्रिक भाव में या त्रिकोण भाव में। तो इस कुंडली के लिए चंद्रमा, क्योंकि मंगल का क्या है, मित्र राशि भी है, तो इस कुंडली के लिए हम चंद्रमा को क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये शुभ फल दे सकता है, या इसको हम बोलेंगे कि एस्पेसियस। इस कुंडली के लिए चंद्रमा जो है वो क्या है, स्पेसियस है। लेकिन ये मोक्ष त्रिकोण का भी स्वामी है, 4, 8, 12। इसके बाकी का जो 2 त्रिकोण है उसका लॉर्डशिप कहाँ है, त्रिक भावों में लॉर्डशिप है, 8वां भाव और 12वां भाव सॉरी। तो 8वां और 12वां भाव के ये स्वामी होने के कारण यहाँ पर चंद्रमा निगेटिव भी दे सकता है। तो इस कारण से चंद्रमा को हम यहाँ पर सम करेंगे। अगर चंद्रमा का पर कोई मेलेफिक प्रभाव हुआ तो चंद्रमा निगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है। जैसे कि यहाँ पर राहु और चंद्रमा जो है वो चंद्रमा की निगेटिविटी को भी क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो जरूर यहाँ चंद्रमा से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में हमको कंसीडर करना है। चलिए अब हम इसको फलित करते हैं। राहु चंद्र की कंजक्शन है। चंद्रमा चूंकि 4थे भाव का स्वामी है और कहाँ बैठा है, लगन में बैठा है। ये बहुत बड़ा राजयोग है। अगर केंद्र भाव का स्वामी यदि त्रिकोण में आके बैठ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, राजयोग, पहला राजयोग। यदि केंद्र के स्वामी के साथ यदि राहु त्रिकोण में जाके बैठ जाए, आई रिपीट, यदि केंद्र के स्वामी के साथ राहु अगर त्रिकोण में जाके बैठ जाए तो ये बहुत बड़ा राजयोग होता है। जनरली राहु चंद्र की युति को ग्रहण योग कहा जाता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। ये अगर राजयोग बना रहे हैं तो इसके आपको बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इस कंजक्शन का जो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम ज्योतिष के जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि राहु चंद्र की यहाँ पर युति एक राजयोग के भांति काम करेगी। चंद्रमा मन का कारक है और राहु जो है वो डीपेस्ट लेवल का साधना है। तो ऐसा जो जातक है
वो बाय नेचर बहुत ज्यादा चिंतन करने वाला, बहुत बड़ा योजना बनाने वाला, हम इस तरह की बातों को यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ऐसा जो जातक होगा वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान, क्योंकि चंद्रमा का प्रयोग क्या है, बुद्धि से भी लेते हैं, और राहु जिसके साथ बैठता है उस ग्रह के बूस्टर इफेक्ट को बढ़ा देता है। तो जातक की बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी, तीव्र बुद्धि वाला हो जाएगा जातक, महत्वपूर्ण योजनाओं को अंजाम देने वाला बन जाएगा। ऐसा जो जातक होगा वो बहुत गहराई तक सोचने वाला होगा। ऐसा जो जातक होगा वो कवि हो सकता है, कोई लेखक हो सकता है, कोई राइटर हो सकता है, और मन पर रिसर्च करने वाला भी हो सकता है, एक रिसर्चर हो सकता है। अब चूंकि यहाँ पर मार्शियल प्रॉपर्टीज भी है, मंगल की राशि आ रही है, तो ऐसा जातक शॉर्ट टेम्पर भी हो सकता है राहु की वजह से बहुत ज्यादा, क्योंकि मंगल की एनर्जी को भी क्या कर देगा, राहु बढ़ा देगा। तो बहुत ज्यादा ये इम्पल्सिव एक्टिविटी को भी क्या कर सकता है, प्रदर्शित कर सकता है, ये आक्रामक हो सकता है। मंगल की वजह से मार्शियल क्वालिटी भी इसके अंदर देखी जा सकती है। तो राहु ने क्या किया, मंगल की क्वालिटी को भी बढ़ाया, और ये राहु ने चंद्रमा की क्वालिटी को बढ़ाया। तो चंद्रमा की क्वालिटी बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, इसको पॉजिटिविटी वे से हम लेंगे, तो जातक की क्या है, बुद्धि बढ़ जाएगी। जातक एक बहुत बड़ा योजना बनाने वाला होगा, एक इसकी बुद्धि कुशाग्र होगी। अगर अब यहाँ पर अगर कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो, अमावस्या का चंद्रमा हो, तो अब चंद्रमा की भी निगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसा जातक राहु और चंद्र की युति का हम कुछ निगेटिव भी क्या कर सकते हैं, फल कर सकते हैं। अगर यार इस पर शनि की भी दृष्टि पड़ गई तो जातक मानसिक रूप से क्या रहेगा, अपने जीवन में परेशान रहेगा। क्योंकि जो ज्यादा चिंता करते हैं, छोटी छोटी बातों को जो माइंड करते हैं ना, वो मानसिक रूप से बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। राहु जो होता है वो बहरूपिया है, और चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। तो मन में हमेशा भ्रम की स्थिति जो है ऐसे जातकों की बनी हुई होती है। ठीक है, इसको कहते हैं ना कि आप यदि मोर डाउट, जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आपका मन भ्रमित होगा। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो यहाँ पर राहु चंद्र की युति इस तरह करेगा, यदि जातक पढ़ता है तो बहुत आगे एक रिसर्चर बन सकता है, एक साइंटिस्ट बन सकता है, एक बहुत बड़ा प्लानर भी वो बन सकता है। चलिए, अब राहु चंद्र की युति को अगर हम कुंडली के दूसरे भाव में अगर यहाँ पर बनती है तो उसको हम कैसे फलित करेंगे। तो राहु चंद्र की युति यदि कुंडली के दूसरे भाव में बने तो राहु को तो यहाँ पर हम कारक मानते हैं, है ना। वृष राशि में शास्त्रकारों ने राहु को भी उच्च का रखा है और चंद्रमा को भी उच्च के रखे हैं, तो ये तो बहुत शुभ फल देगा। ऐसे जातक जो है अपने जीवन में बेशुमार धन का संचय करेगा, कुटुंब परिवार से इनको बहुत ज्यादा लाभ होगा। क्योंकि राहु इस जगह में पाप ग्रह, जब भी दूसरे भाव में कोई पाप ग्रह बैठता है तो वो धन की क्या करता है, हानि करता है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा भी उच्च का है, तो ये चंद्रमा के बूस्टर इफेक्ट को बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन कुछ इलीगल एक्टिविटी में ये धन को बर्बाद भी कर सकता है, क्योंकि राहु जो होता है वो गैर परंपरावादी और गैर सामाजिक ग्रह होता है। तो कुछ ऐसे इनमें हो सकते हैं कि वो स्मोक करना शुरू कर दे, वो ड्रिंक करना शुरू कर दे, क्योंकि यहाँ पर राहु की एनर्जी है। और सेकंड भाव जो है वो हमारे खान पान का है, हमारे आंखों का है, हमारे वाणी का भी कारक होता है। तो इस तरह से तो वो जो है एल्कोहलिज्म का भी वो क्या होता है, शिकार हो सकता है। तो यहाँ पर राहु जो है उसको, बाकी यहाँ का जो राहु चंद्रमा की युति है जातक को बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएगा, कुटुंब परिवार से पर्याप्त रूप से सहयोग उसको प्रदान करेगा। चलिए, राहु अगर चंद्र की युति यदि तीसरे भाव में अगर बनती है तो अब यहाँ पर हम देखते हैं राहु की ये जो है उच्च राशि होती है, लेकिन चंद्रमा की ये तटस्थ राशि है। चंद्रमा बुध की राशि में कमजोर होता है, क्योंकि बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। क्यों, क्योंकि चंद्रमा का ही संतान बुध है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है अपने शत्रु राशि में बैठा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये आपको छोटी छोटी यात्रा में आपको क्या हो सकता है, मुश्किलें आ सकती है, अड़चने आ सकती है। लेकिन राहु आपको यहाँ पर क्या बनाएगा, बहुत ज्यादा पराक्रमी बनाएगा, बहुत ज्यादा मेहनती बनाएगा।
अपने एफर्ट से, आप अपने पराक्रम से, आप अपने कर्म को, आप अपने भाग्य को क्या करोगे, एक गति प्रदान करोगे। छोटे भाई से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा, पड़ोसियों से आपके संबंध मधुर रहेंगे, खेल में आपकी दिलचस्पी रहेगी। चलिए, अब यदि राहु और चंद्रमा की युति अगर कुंडली के चतुर्थ भाव में बने तो उसको हम कैसे प्रिडिक्शन करेंगे। अब यहाँ पर चंद्रमा क्योंकि खुद के राशि में है, तो खुद के राशि में अगर चंद्रमा है तो इसको बहुत अच्छा युति हम कहेंगे, क्योंकि ये चतुर्थ भाव जो है वो आपका अच्छा हो गया। ऐसा जो जातक है वो भूमि भवन वाहन से जुड़े कार्यों से धन लाभ प्राप्त करेगा, माता से उसको विशेष लगाव रहेगा, माता से उसको पैतृक संपत्ति का भी क्या होगा, प्राप्ति होगा। ऐसा जो जातक है वो बहुत ज्यादा डीप लेवल पे जाके क्या करेगा, रिसर्च करेगा। लेकिन माता के स्वास्थ्य में, क्योंकि राहु का ये क्या है, शत्रु राशि है, तो माता के स्वास्थ्य में उनको परेशानी हो सकती है, फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट डिसीज हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो सकता है, और पेट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम देखा जा सकता है। लेकिन चंद्रमा की खुद की राशि है, तो खुद की राशि होने की वजह से ये चंद्रमा कुछ शुभ फल भी प्रदान करेंगे, तो वो बीमारी जो है अल्पकालिक होगी और उस बीमारी की रेमेडी करने से वो बीमारी ठीक भी हो जाएगी और जातक जो है वो सुखी भी होगा। चलिए, अब हम अगर राहु और चंद्रमा की युति कुंडली के पंचम भाव में निर्मित हो तो उसको हम कैसे फलित करेंगे। चूंकि ये सूर्य की राशि है, तो राहु जो है, राहु की शत्रु राशि है, तो यहाँ पर व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, पढ़ाई जो है इसका आरंभिक पढ़ाई जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल भरा रहेगा। ऐसे जातक की पढ़ाई में बहुत सारे ऑब्स्टेकल आएंगे और उन ऑब्स्टेकल को पार करके इनको आगे बढ़ना है। और कभी कभी ये शेयर मार्केट से जुड़े हुए कार्य भी कर सकते हैं, है ना। एक शेयर मार्केट से अचानक से इसको लाभ होगा और फिर से इसको वो वर्तमान स्थिति में फिर से वो निर्मित हो जाएंगे। चंद्रमा यहाँ पर जातक को खोजी प्रवृत्ति बनाएगा, जातक के पूर्व जन्म के अनुसार उसकी मेमोरी जो है उसको जातक को प्राप्त होगी। और राहु चंद्र की जो कंजक्शन है वो एक शक्ति योग है, और ऐसे जातकों पर भगवान भोलेनाथ की विशेष रूप से क्या होती है, कृपा होती है। ऐसे जातक अपने मनोरंजन के संसाधनों में अपना समय जो है वो व्यतीत करता है और उस संसाधनों को अपने विलासिता के लिए क्या करता है, संग्रहित करके रखता है। तो ऐसे जातक को संतान के एजुकेशन से संबंधित चिंताएं जो है वो रहेगी। ऐसे जातक जो है उसके जीवन में प्रेम में धोखा का योग भी बन रहा है, तो ऐसे जातक जो है वो प्रेम संबंधों से अपने आप को बहुत ज्यादा अवेयर करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। तो प्रेम में धोखा खाने का भी ऐसे जातकों का योग बनता है जिसमें राहु और चंद्रमा की युति पंचम भाव में बने। संतानों से भी संबंधित, प्रथम संतान होने में भी बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है, यदि वो महिला है तो उसके गर्भ में, यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हम राहु और चंद्रमा की युति को अगर हम छठवें भाव में कंसीडर करें तो छठवें भाव में ये तो बहुत अच्छा फल देता है। राहु त्रिशदाय भाव में तीसरे, छठवें और 11वें भाव में राहु बहुत शुभ फल प्रदान करता है। तो यहाँ पर राहु की पॉजिटिव साइड को हम कंसीडर करेंगे। ऐसे जातक जो है अपने जीवन में भूमि भवन वाहन को बनाने में ये क्या करेगा, लोन्स लेंगे, बैंक से लोन्स सॉरी बैंक से लोन्स इनका क्लियर होगा और बैंक लोन से ये क्या करेंगे, अपने जीवन के तमाम सुख सुविधाओं और विलासिता के संसाधन जुटाएंगे। लेकिन ऐसे जातक को पेट संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, दस्त की समस्या बनी रह सकती है, पीलिया हो सकता है, अपेंडोसाइटोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है और स्किन से रिलेटेड डिसीज भी हो सकता है। गुप्त शत्रु बाधा भी होगा, लेकिन राहु की उपस्थिति, क्योंकि राहु की मूल त्रिकोण है, गुप्त शत्रु परेशान करेंगे लेकिन अंततः वो हार मान जाएंगे। अगर इनको पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई जुड़ा हुआ कोई कार्य है तो पैतृक संपत्ति से भी लाभ होगा, बीमा से जुड़े हुए कार्यों से इसको धन लाभ होगा, और कोर्ट कचहरी से यदि कोई मामला अगर लंबित है तो उनसे भी इनको जो है लाभ प्राप्त होगा, कोर्ट के डिसीजन जो है वो इनके फेवर में है। चलिए, राहु चंद्र की युति यदि कुंडली के सप्तम भाव में यदि निर्मित हो जाए तो इसको प्रेडिक्शन कैसे करेंगे। तो राहु और चंद्र की युति सप्तम भाव में, क्योंकि ये यहाँ से वो लग्न को देखेगा, तो लग्न के दृष्टिगत देने की वजह से वो जातक के मन को क्या करेगा, बहुत ज्यादा भ्रमित करेगा। जातक जो है बहुत भ्रमित स्वभाव का होगा और इसी स्वभाव के चलते जातक के डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे।
और इनको विवाह में भी धोखा मिलने का क्या है, योग बन रहा है। राहु चंद्र की युति जो है सप्तम भाव में, अगर यहाँ पर कोई और पाप ग्रहों की अगर प्रभाव पड़े तो मूत्र से संबंधित प्रॉब्लम होगा। जातक को विदेशों से भी धन इनकम होगा, जातक को माता से धन इनकम तो होगा, माता का पूरा सुख प्राप्त होगा। और इनका जो पार्टनर है वो बहुत ही रहस्यमयी प्रकृति की हो सकती है, क्योंकि राहु और चंद्र की युति है। तो राहु जो होता है वो डिसोसिएटर ग्रह होता है, ये अलगाववादी ग्रह है, तो यहाँ से संबंधित कारकत्वों में वो क्या करेगा, अलगाववादी की भावना पैदा करेगा। तो पत्नी से भी इनकी जो संबंध होंगे वो ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई मैरिटल इशू का भी यहाँ पर ये योग दे सकता है। अगर मान लो यहाँ मंगल की दृष्टि पड़ जाए या मंगल की स्थिति कहीं से मंगल का प्रभाव हो जाए तो ये मैरिट लाइफ में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। चलिए, राहु अगर चंद्रमा की युति अगर अष्टम भाव में अगर निर्मित हो तो ऐसे जातक को चोट चपेट एक्सीडेंट का भी भय रहता है। ऐसे जातक के पेट में गुप्तांग में पीड़ा होती है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे जातक का मन बहुत ज्यादा दुखी होता है और दुखी मन से ये क्या करता है, साधना करता है। ये ससुराल वाला भाग होता है और ऐसे जातक जो है वो ससुराल में इतना ज्यादा दुख पाता है कि वो अपने दुखों को दूर करते करते वो परमात्मा की साधना करना शुरू कर देता है। और परमात्मा की साधना में इतने ज्यादा वो मशगूल हो जाते हैं कि वो अपने सेल्फ को एक्सप्लोर करते हैं, धर्म कर्म अध्यात्म के बारे में, और परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के दिशा में लगातार ये अपना प्रयास करते हैं। तो राहु चंद्र की जो युति है यहाँ पर वो कुछ पॉजिटिव के साथ साथ कुछ नेगेटिव फल भी यहाँ पर शास्त्रकारों द्वारा किए जाते हैं। चलिए, अब राहु चंद्र की युति यदि कुंडली के नवम भाव में निर्मित हो जाए तो उसको कैसे फलित करेंगे। चूंकि आप देख रहे हो एक केंद्र का स्वामी, ठीक है, केंद्र के स्वामी के साथ राहु त्रिकोण में, तो ये भी बहुत सुंदर सा राजयोग है। ऐसा जातक बहुत भाग्यशाली होगा और अपने भाग्य से ये मैक्सिमम जो है वो एफर्ट्स जो है वो लगाएंगे और भाग्य से पूरा अपने जीवन को, अपने कर्मों को वो अच्छा करेंगे, या अपने कर्मों के माध्यम से ऐसा जातक अपने भाग्य का क्या करेगा, स्वयं निर्माता बनेगा। इनको लंबी धार्मिक यात्राओं से थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, कष्ट हो सकता है, ये गुरु बना सकते हैं। परमात्मा की कृपा इनके ऊपर रहेगी, बहुत ब्लेसिंग सोल्व स्पिरिट होंगे। ऐसे जातक को हायर एजुकेशन में भी सफलता मिलता है। चलिए, अब यदि दसम भाव में राहु चंद्र की युति का अगर हम विचार करें तो राहु दसम भाव में बहुत अच्छा फल देता है। दसम भाव का राहु जिस भी किसी व्यक्ति के कुंडली में होगा वो दुनिया के किसी के भी बस में नहीं रहेगा, बल्कि ये सबको अपने बस में करने वाला होगा। ऐसे जातक जो है वो पॉलिटिक्स में, राजनीति में, या कोई बहुत बड़े पद में ये हो सकते हैं। समाज या मठाधीश का कोई मुखिया हो सकता है, उसके अध्यक्ष हो सकते हैं। ऐसे जातक जो है वो सोशल वर्कर हो सकता है, सामाजिक कार्यों में इनकी विशेष रुचि रहेगी। लेकिन ऐसे जातक अपने कर्मों में बड़े चतुर रहते हैं और ये कुछ चतुराई से भी ये पैसा कमा सकते हैं। अपने विवेक से, अपने लॉजिक से, अपने बुद्धि से भी ये धन संग्रहित कर सकते हैं, जिससे इनका नेम, फेम, यश, कीर्ति, मान सम्मान इसका बढ़ेगा। बुद्धि भी बढ़ेगी क्योंकि चंद्रमा बुद्धि का कारक है। तो ऐसे जातक जो है वो कलात्मक, सृजनात्मक सोच वाले भी हो सकते हैं। चलिए, अब यहाँ राहु और चंद्रमा की युति यदि हम एकादश भाव में समझिए, बहुत सुंदर युति। ऐसा जातक जो है वो डॉक्टर बन सकता है, सर्जन बन सकता है, क्योंकि राहु सतभिषा नक्षत्र में जो राहु होता है वो राहु सत मतलब होता है 100, भेषज मतलब होता है औषधि। इसका मतलब ये है कि सतभिषा मतलब औषधि के डॉक्टर। तो ये जरूर डेफिनेटली जब राहु अगर कुंभ राशि में पड़ी है एकादश भाव में, तो ऐसे जातक के अंदर एक खोजी प्रवृत्ति, एक रिसर्च की करने की प्रवृत्ति जो है वो निर्मित होती है। ऐसा जातक कोई अच्छा रिसर्च साइंटिस्ट हो सकता है। ऐसा जातक जो है एक सर्जन हो सकता है, एक डॉक्टर हो सकता है। माता से पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा और ऐसे जातक जो है विदेश में अगर यदि ये जाते हैं तो इसका भाग्योदय होगा। चलिए, अब राहु और चंद्रमा की युति हम कुंडली के द्वादश भाव में यदि करें तो इससे हम क्या रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो राहु सबसे खराब फल देता है कुंडली का 12वां भाव में। 8वां और 12वां में राहु जो है खराब फल देता है। तो यहाँ पर सैया सुख में परेशानी होगी, अनिद्रा की परेशानी हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा जो है आई का कारक है। तो चंद्रमा के शुभ प्रभाव के चलते ये प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि राहु गुरु की राशि में क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है।
और ये ज्यादा निगेटिव इफेक्ट नहीं देगा अगर गुरु की राशि में है तो, क्योंकि कोई भी गुरु के पास जब शिष्य जाता है तो वो शांत हो जाता है। तो यहाँ पर राहु जो है उतना बुरा रिजल्ट नहीं देगा। और चंद्रमा और गुरु की तो मित्र राशि है, तो यहाँ पर कुछ सब शुभ फल भी कहे गए हैं कि ऐसा जातक जो होता है वो आयात निर्यात से जुड़े हुए कामों से वो धन प्राप्त करेगा। और विदेश में नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से यदि जुड़कर ये कार्य करते हैं तो इनको जो है वो लाभ प्राप्त होगा, धन लाभ प्राप्त होगा। लेकिन पैरों में चोट चपेट की स्थिति जो है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी जाती है ऐसे जातकों को। तो इस तरफ से हम देख रहे हैं कि राहु और चंद्र की जो युति है उसके कुंडली के 12वें भाव में हम कैसे फलित किए हैं। चलिए अब आपका क्वेश्चन लेते हैं। आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। आई होप दैट कि आपको आज का सेशन जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत एंजॉय करके आप सुने होंगे। तो अब आपकी क्वेरीज का टाइम है, तो जो भी जिसके मन में जो भी प्रकार का कोई जिज्ञासा है तो प्लीज उसको आप शेयर करिए। अपना खुद का कुंडली में यदि राहु चंद्र की युति है तो जरूर उसको शेयर करिए, उसके बारे में प्रेडिक्शन करेंगे। प्रणाम सर। जी आप हाँ आशीर्वाद। सर एक प्रश्न ये था कि आपने जो कहा कि 10वें भाव में राहु किसी के वश में नहीं आएगा जातक, तो ये किसी भी लग्न की कुंडली होगी, केवल मेष लग्न की या किसी भी लग्न की दूसरे राशि का भी, तो उसमें भी इसका यही प्रभाव रहेगा? देखिए अगर 10वें भाव में जी कुंभ राशि हो, मकर राशि हो, तुला राशि हो, वृष राशि हो, मिथुन राशि हो, एवं कन्या राशि हो, जी तो ये राशि अगर 10वें भाव में हो तो डेफिनेटली वो जातक वो किसी के भी बस में रह के काम करने वाला नहीं होगा। जी सर हाँ, ठीक है। लेकिन अगर ये मंगल की राशि है, कर्क की राशि है, अगर 10वें भाव में पड़ती है, वृश्चिक राशि है, तो वहां पर ये निगेटिव इफेक्ट देगा। तो वहां जैसे घुटने घुटने में ये दर्द देगा, चोट देगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मंगल मेष की राशि, वृश्चिक की राशि यदि यहाँ पर मौजूद है तो घुटनों में प्रॉब्लम देगा जी। अर्थराइटिस वाली प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता है। बट भाव रहेगा क्योंकि राहु दशम है तो ये कुछ ज्यादा ये निगेटिव भाव को लेकर के रहेगा। मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट्स हेल्थ या दूसरे उसमें जाएंगे, जातक तब भी वैसा होगा कि किसी के वश में ना आए। डेफिनेटली डेफिनेटली ठीक है दशम सर। भाव का राहु। ठीक सर, धन्यवाद सर। हाँ हाँ। और किसी के मन में कोई कुंडली होगा तो उसको शेयर करिए। हाँ गुप्ता मैडम आप कुछ। नमस्ते। बहुत दिनों से आपका क्वेश्चन आया नहीं है सर मैं 2 बार से आपकी ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या। नहीं सर मैं एक्चुअली नहीं सर मैं एक्चुअली अपनी लड़की को कानपुर छोड़ने गई थी। ओके ओके ओके। हाँ तो इस वजह से फिर मैं 2 बार की क्लास ले नहीं पाई। कोई बात नहीं। हाँ। मैंने आपसे पूछा था ना बेटी के लिए, तो फिर मैं कानपुर उसको छोड़ आई थी सर, इस वजह से। ठीक है अच्छी बात है। हाँ वैसे सर मेरा राहु 5th हाउस में है पर उसमें चंद्रमा नहीं है। अच्छा चंद्रमा नहीं है, ठीक है। हाँ। कई शास्त्रकारों के द्वारा इसको ग्रहण योग भी बोल देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ना ये एक शक्ति योग है। ठीक है जी। ये क्या है, शक्ति योग है। राहु जो है मन की शक्ति को कई गुना बढ़ाने का काम करता है। तो ऐसे जातक अगर चंद्रमा राहु अगर पॉजिटिव हुए तो ऐसा जातक बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी बन सकता है, कोई बहुत बड़ा इन्वेंटर बन सकता है। जी अमित जी आपका कोई क्वेश्चन है? प्रणाम, जय माता दी। जय माता दी। एक चार्ट पेपर में बना रहा हूँ, उसमें मेष का लग्न का ही है। जी जी। लेकिन ना ये 4th हाउस में 4 ग्रह बैठे हैं जिसमें चंद्रमा राहु भी हैं। तो मैं कैसे शेयर करूँ वही समझ उसमें बना रहा हूँ, समझ नहीं रहा है। मैं देख पा रहा हूँ चतुर्थ कौन सा लगन की कुंडली है? मेष लग्न की कुंडली है। हाँ। बृहस्पति शनि तो लग्न में है और कर्क राशि में सूर्य, चंद्र,
बुध और राहु बैठे हुए हैं। अच्छा, मेरे को बताइए चंद्रमा सॉरी सूर्य, अच्छा चंद्रमा भी है? सर 4 ग्रह उन्होंने बोले हैं, सूर्य, चंद्र, बुध, राहु। ठीक है, मैं उसको नोट डाउन करता परेशान हूँ। रहते हैं और घर से बाहर ही है इनका, तो घर से बाहर रहते हैं इसके पता चलती है क्या कि घर में माता पिता के साथ नहीं रहेंगे क्या है आने वाले समय में भी? क्या है, देखो राहु जो है ना, यहाँ पर अब हम देखते हैं डिग्री वाइज देखते हैं कि कौन सा 2 ग्रह सबसे क्लोज कंजक्ट। राहु का डिग्री, राहु तो रेट्रोग्रेड है, कुमार अवस्था में 18 डिग्री का है। अपन को क्या है, यहाँ तो अमावस्या दोष आ रहा है, सूर्य और चंद्रमा एक भाव में बैठा है, वो अमावस्या दोष क्रिएट कर रहा है, सबसे बड़ी बात। मतलब हाँ, कंफ्यूज रहते हैं ये। हाँ, वो ऐसा जब जातक होगा ना, वो घर में नहीं रहेगा, वो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान रहेगा। यदि राहु अगर सूर्य से ज्यादा कंजक्ट हुआ, हाँ, तो सूर्य की निगेटिविटी यहाँ पर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है, बीपी की समस्या हो सकती है, क्योंकि सूर्य बीपी का कारक है, ब्लड प्रेशर का कारक है। और अगर महिलाएं हैं तो उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल में है ना प्रॉब्लम हो सकती है। जी जी। और चूंकि बुध यहाँ बैठा हुआ है, राहु और बुध की युति यहाँ पर बन रही है, वो जड़त्व योग है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो किससे ज्यादा कंजक्ट, क्लोज कंजक्शन किसके साथ है। तो जितना ज्यादा कंजक्ट होगा वो युति यहाँ पर, जैसे सूर्य और चंद्रमा अगर 3 डिग्री 20 मिनट के अंतर्गत आ गए एक दूसरे से, तो यहाँ पर अमावस्या दोष को कंसीडर करेंगे। राहु बुध यदि 3 डिग्री 20 मिनट से कंजक्ट है तो जड़त्व योग को यहाँ कंसीडर करेंगे। सूर्य और राहु यदि 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर कंजक्ट है तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण योग को कंजक्ट करेंगे। और ये भी है, अगर सूर्य ने अगर चंद्रमा को अस्त कर दिया, अस्त तो होगा अमावस्या में 100% चंद्रमा अस्त होगा, तो ये व्यक्ति जो है वो मानसिक रोगी भी हो सकता है या मनोविकार से ग्रसित हो सकता है। ऐसे हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। मृत अवस्था में बैठे राहु है, अगर राहु यहाँ है आपके घर के भाव में, तो जातक को चाहे वो एजुकेशन के नाम से हो, वो घर से बाहर जाना ही पड़ेगा, घर को छोड़ के इनको बाहर जाना ही पड़ेगा। जी जी जी। नर्सिंग का तैयारी करे, लेकिन है ना इनके मतलब है ना मतलब इनको कैसा पता है क्या ये प्रॉब्लम है ना कि ये मतलब क्लियर नहीं कर पाते कि मुझे क्या करना चाहिए। रिलेशनशिप के मैटर में तो ज्यादा ये फंसे रहते हैं। तो ऐसा भी योग दिखता है क्या, इनके मानसिक संतुलन खोया रहता है क्या, ये भी है क्या ऐसा कुछ? जी बिल्कुल। राहु चूंकि ये चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा स्वयं यहाँ बैठे हैं, लेकिन वहां पे आत्मा का जो कारक सूर्य है ना वो भी बैठा है। तो राहु और सूर्य अगर एक साथ बैठ जाए ना, तो सूर्य का जो प्रभाव है जी, राहु के कारण जो है वो सूर्य जो है वहां पर, देखो आपने देखा होगा कि अभी दिसंबर 2020 में जब सूर्य ग्रहण हुआ था, जी जी, तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा निगेटिविटी एनर्जी जो है वो रिलीज हुआ था। और वही निगेटिविटी एनर्जी के कारण कोरोना का जो वायरस है ना वो ज्यादा फला फूला और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। वो राहु की ही निगेटिविटी थी जो कोरोना का इतना बड़ा जो एपिडेमिक जो आया पूरे दुनिया में, और पूरे दुनिया जो है कोरोना की वजह से जो इतना बड़ा एपिडेमिक जो झेलना पड़ा, लाखों लोग जो है अपने जान से हाथ धो बैठे। तो इतनी बड़ी जो एपिडेमिक जो हुई है ना, वो कहीं ना कहीं वो सूर्य के निगेटिविटी से हुई है, क्योंकि ये राहु ने सूर्य को क्या किया, ग्रहण लगाए। तो यहाँ पर अब सूर्य क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब सूर्य जब आत्मा ही निगेटिव हो गई तो फिर चंद्रमा और बुध के बारे में तो फिर, क्योंकि उसी से ही ये बना है, वो एंटिटी जो है मन जो है और जो हमारी बुद्धि होती है, ठीक है। अगर हमारा आत्मा सही है तो मन और बुद्धि तो ऑटोमेटिक सही हो ही जाएगा। तो ये चंद्रमा और राहु की जो युति है ना, तो उसको हम सूर्य ग्रहण युति कहते हैं। आपको हमने बताया कि समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन में राहु नामक जो एंटिटी बनी ना, तो उसकी शिकायत करने वाला और कोई नहीं था, एक तो चंद्रमा था और सूर्य था। इस कारण से राहु चंद्रमा और सूर्य को क्या करता है, ग्रहण लगाता है जी। तो इनके कुंडली में ग्रहण योग है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कह सकते हो, अमावस्या दोष कह सकते हो, राहु बुध का जड़त्व योग कह सकते हो। तो नेम फेम इसमें मतलब कम होता रहेगा। मतलब ये ग्रह युद्ध है, 4 ग्रह का बैठना ना उस भाव को क्या कर देता है, उसको समझ ही नहीं आता कि कौन सा फल मिलेगा, राहु सूर्य की युति का फल मिलेगा या सूर्य चंद्रमा युति का फल मिलेगा या राहु बुध की युति का फल मिलेगा, वो कंफ्यूज में रहता है।
एक तरह का ना अंतर्द्वंद चलते रहते हैं उसके अंदर में, इसलिए इसको हम संन्यास योग कहते हैं। इसी कारण उसको कुछ समझ नहीं आता दुनिया में, इसलिए वो एकांत में निकल जाता है, संन्यास बन जाता है। जी जी। 4 ग्रहों की युति को हम परवाज्य योग के नाम से जानते हैं। तो इसलिए जातक अपने मेंटल पीस के लिए भगवान की भक्ति करता है, साधना करता है, और साधना के जरिए जो है वो एकांत हो जाता है। वो घर द्वार को सबको छोड़ देता है और किसी एकांत भाग में जाकर के वो निवास करता है और सेल्फ को एक्सप्लोर करता है, परमात्मा की भक्ति करता है। और वैसे जीवन जीना इनको पसंद, एकांत में, क्लोज में। जी बिल्कुल। तो चलिए, आज के सेशन को आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना और काफी एंजॉय भी किए होंगे। हेलो। और फिर से मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि इसकी अगर रिकॉर्डिंग यदि हो तो जरूर आप सेंड करिएगा, क्योंकि और जो लोग हैं जो आज के सेशन में किसी कारणवश व्यस्तता के चलते अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो उनको पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो आज का सेशन वो अच्छे से देख पाए। हेलो। हेलो जी सर, ये परवाज़ी योग के बारे में प्रश्न था कि कोई भी 4 ग्रह बैठे हों एक ही भाव में तो बनेगा या सिर्फ यही 4 ग्रह? देखो, अगर उसमें दशमेश का अगर संबंध हो, ठीक है, दसम भाव का स्वामी यदि इन्वॉल्वमेंट हो, तब उसको हम पूर्ण रूप से संन्यास योग कहेंगे। अगर दशमेश इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वो क्या करेगा, वो घर में ही एकांत रहेगा, लेकिन वो एलोन, जो लोनलीनेस है ना, वो रहेगा उसके अंदर में। ठीक सर, भाई धन्यवाद। आज से अगर मैं 200 साल यदि पहले अगर मैं इस कुंडली का विश्लेषण करता, तो मैं यही कहता कि ये बालक जो है 9 साल होगा और सीधा ये हिमालय पर्वत चला जाएगा तपस्या करने के लिए। इसके कुंडली में संन्यास योग है, लेकिन आज के युग में इतना क्षमता नहीं है कि वो घर छोड़ के वो तपस्या करने ही निकल जाए। जी जी। तो उस सेंस में, आज के सेंस में हम कहेंगे कि ये एकाकीपन, अकेला रहना इसको पसंद होगा। ये ज्यादा भीड़ भड़ा के इलाके में ये नहीं जाएगा, थोड़ा साई नेचर का होगा। तो इस तरह का प्रेडिक्शन जो है, इसको देख के, इस युतियों को देख के, बट इसमें कोई भी युति का फल उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि अंतर्द्वंद है ग्रहों में। तो ये क्या है, ग्रहों में युद्ध है। जब 4 से अधिक ग्रह या 3 से अधिक ग्रह अगर एक ही भाव में है, तो वो ग्रह जो है ना, अपने अपने फल को प्रदान करने के लिए आपस में संघर्ष करते हैं। तो इसको हम ग्रहों का अंतर्द्वंद कहते हैं। इसकी वजह से कोई फल हमको नहीं मिल पाता जी, ग्रह युद्ध के चलते, और व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, उसको क्या करना है वो उसको समझ ही नहीं आता। तो इस तरह से, इस तरह के जो 4 से अधिक या ग्रहों की युति है ना, तो उसको इस तरह से हमको फलित करना चाहिए। तो ये जो चौथे भाव का जो फल है जी, और जो ग्रह इनके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, तो उन ग्रहों के कारक तत्वों में भी कुछ कमी आएगी। चतुर्थ भाव से संबंधित कारक तत्वों में कुछ कमी का विचार करेंगे। पूरी तरह से फल नहीं मिल पाएगा चौथे भाव से संबंधित जी। और चूंकि 4 भाव है, तो 4 ग्रह यदि कोई भी एक भाव में बैठ रहे हैं, अगर दसम भाव का स्वामी अगर इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको हम प्रवाज्य योग कहेंगे जी। धन्यवाद सर। चलिए, आज का सेशन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा आपको पसंद आया होगा। और इसकी रिकॉर्डिंग एज पॉसिबल जो है आप जरूर इसको सेंड करिएगा, ग्रुप में जरूर इसको डालिएगा, ताकि और जरूरतमंद लोगों तक ये ज्ञान की बातें जो है, मैं पहले भी कहता हूँ कि ये जो नॉलेज है वो हमको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि वो उन जरूरतमंद लोगों तक ये पहुंच जाए जिनकी इनको नॉलेज की जरूरत है। क्योंकि ये हमारा जो प्रयास है ना, वो जरूर उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचेगी जिसको इस ज्ञान की जरूरत है, और शायद इसी क्लास को, इसी कंजक्शन को वो सुन के अपना भला कर ले। ना जाने कितने लोगों का भला हो जाए इस मंच के माध्यम से, और उसके मन में उन ग्रहों की डिग्निटी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का फियर साइकोसिस जनरेट ना हो। ये राहु चंद्र की युति को फियर साइकोसिस के नाम से लोगों को डराया जाता है ना। बाहरी हवा से भी कई लोग इसको कंसीडर करते हैं। राहु को बाहरी हवा मानते हैं और चंद्रमा को मन का कारक मानते हैं। तो मन में ऐसा लगते रहता है कि मेरे को कोई बाहरी हवा है क्या, किसी ने टोना कर दिया, किसी ने टोटका कर दिया। तो ये हमेशा ऐसे जातक के मन में हमेशा उनको फियर साइकोसिस पैदा किया जाता है उसके मन में। तो अपने को किसी को डराना नहीं है एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, अपने को सही ज्ञान देना है, सही नॉलेज देना है कि भगवान के द्वारा बनाए गए कोई भी ग्रह का कंजक्शन गलत नहीं हो सकता। अगर कोई भी ग्रहों की युति अगर हमारी कुंडली में निर्मित हुई है, तो कहीं ना कहीं उसका संबंध हमारे प्रारब्ध से है, हमारे कार्मिक साइकिल से है। तो इसको हम शक्ति योग भी कहते हैं। तो इस तरह की अगर कोई भी युति है, तो जरूर उसकी पॉजिटिव साइड पे आप विचार करो, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर जो होता है ना, उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होता है लोगों का। तो हम
केवल निगेटिव बातों को ना बता करके उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पर भी हम लोगों को जरूर ज्ञान दें, लोगों में एक उम्मीद का एक नया जीवन लोगों को हम प्रदान करें, ताकि एक नए सिरे से एस्ट्रोलॉजी को लोग जो है सीखे, समझे और इसको स्वीकार करें। तो इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ हमारी जर्नी में आप सबका लंबा सहयोग रहेगा, साथ रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जो आप अपने समय निकाल के हमारी इस क्लास को देते हैं। तो पुनः नए ऊर्जा, नए उत्साह के साथ एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तो आज इजाजत दीजिए। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम आशीर्वाद। सर, प्रणाम सर। सर नमस्कार।